वेलकम बैक स्मार्ट इन्वेस्टर्स। उम्मीद होगी आप सब लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है प्रज्वल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्ट। तो अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो या फिर आप लोग पहले से इन्वेस्ट करते हो तो आज का टॉपिक आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि हम लोग अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग बेस्ट कंपनीज में जो मार्केट में हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करें, और इसी चक्कर में हम लोग यूट्यूब पे जाके सर्च भी करते हैं कि बेस्ट कंपनीज टू इन्वेस्ट इन 2024। लेकिन जो यूट्यूबर्स बताते हैं हम लोग को उस पर क्यों रिलाय होना, उनके भरोसे हम लोग क्यों इन्वेस्ट करें? हम लोग खुद से भी तो अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो वही आज हम लोग देखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक। तो अभी फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस वीडियो को एंड तक देखना और सब चीज समझ आ जाएगा। जो ये हाइप बनाए हुए है कि इन्वेस्टिंग या फाइनेंस का बंदा ही ये स्टॉक मार्केट कर सकता है, ये सब गलत है। आप लोग भी कर सकते हो, बस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और एंड में हम आपको दिखाएंगे भी कि कैसे आपको कोई कंपनी को एनालाइज करना होता है कि आप लोग उसमें पैसा लगाना है कि नहीं। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम लोग को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है तो दो चीज का हम लोग को ध्यान देना होता है। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो अगर हम लोग को स्टॉक मार्केट में मेनली इन्वेस्ट करना है तो हम लोग को फंडामेंटल एनालिसिस ये देखने की ज्यादा जरूरत होती है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है वो भी जरूरी होता है, बट अगर आप लोग ट्रेड या फिर शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग को कोई ट्रेड लेना है या फिर कोई स्टॉक्स को बाय करना है तो वो ज्यादा काम आता है। मेनली इन्वेस्टिंग में आपका फंडामेंटल एनालिसिस ज्यादा काम आता है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आप लोग को वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है, इसको भी सिंपल समझते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब होता है कि कोई शेयर अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से जब कम का होता है तब उस शेयर को बाय करें। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ये तो और कॉम्प्लिकेटेड होता है। कुछ दिक्कत नहीं है, इजीली समझेंगे। अब कोई मान लेते हैं कि हम लोग के पास दो फ्लैट हैं, एक है 40,000 का, एक है 20,000 का। 40,000 वाला हम लोग को क्या प्रोवाइड कर रहा है? अच्छा व्यू दे रहा है, मतलब सनसेट वाला व्यू है, लोकेलिटी अच्छी है, लोग अच्छे हैं, जनरल स्टोर है आसपास। और जो 20,000 वाला है उसकी लोकेलिटी में गुंडे उंडे रहते हैं, वहाँ पे सीवर है, वहाँ पे व्यू जो है वो एकदम अच्छा नहीं है। लेकिन ये है कि 20,000 आपको एक रहने की जगह मिल रही है, मतलब वो ठीक ठाक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है 20,000 के हिसाब से, और 40,000 के हिसाब से वो प्रोवाइड कर रहा है। तो 40,000 और 20,000 जो है वो उन लोग की इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब जो रियल वैल्यू है, जितना वो प्रोवाइड कर रहा है उसके हिसाब से वो रियल वैल्यू। बट वही मान लेते कि वहाँ पे 40,000 के जस्ट बगल में एक 80,000 का फ्लैट है जो सेम चीज़ें दे रहा है, मतलब व्यू वही है, जनरल स्टोर्स वही है, कुछ ऐसा खास ऐसे है नहीं। तो हम लोग कौन सा फ्लैट बाय करेंगे? 40,000 वाला। यही चीज़ होता है स्टॉक मार्केट में। हम लोग को ऐसा स्टॉक देखना है जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास हो या फिर उससे कम का हो। तो यही होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग भी। उम्मीद होगी अब आप लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से मेन रेशियोज होते हैं जो देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कि यार ये शेयर अच्छा है या फिर इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आगे फ्यूचर के लिए क्या होंगे, है ना। अब कोई हम लोग वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे हज़ारों, मतलब बहुत सारे रेशियोज होते हैं ना, जो हम लोग सब तो देख नहीं सकते। तो ऐसे 5 कोई मेरे हिसाब से जो 5 रेशियोज हैं जो आप लोग को बताएंगे कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, मतलब फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज उन शेयर्स के लिए क्या होंगे, मतलब फ्यूचर को देख के उस रेशियोज को निकाला गया है। तो सबसे पहला होता है पी रेशियो। पी रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका मतलब होता है कि कोई इन्वेस्टर एक शेयर के बदले कितना अमाउंट पे करने को रेडी है। मतलब मान लेते हैं कि कोई शेयर है 100 रुपीज़ का और उसका अर्निंग पर शेयर सिर्फ 10 रुपीज़ का है, तो उसका जो पी रेशियो है वो 100 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, मतलब 10 उसका पी होगा। माना जाता है मार्केट में कि 18 to 22 का जो पी होता है अगर उससे कम है तो वो ज़्यादा बेटर है। मतलब जितना कम पी होगा उतना ज़्यादा बेटर होता है, और उससे ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। तो ये था पी। तो अब सेकंड की बारी, प्राइस टू बुक वैल्यू। अब प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होता है, इसको भी एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक ज़मीन है जिसकी वैल्यू गवर्नमेंट के द्वारा सेट की गई है 30,000 रुपीज़, है ना। छोटा सा लैंड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अब उस लैंड पे और लोग को उसको खरीदने का मन है, तो कुछ लोग 1 लाख दे रहे हैं, कुछ लोग 1.5 लाख दे रहे हैं, कुछ लोग 2 लाख दे रहे हैं, है ना। तो जो ये 1, 1.5 या 2 लाख हैं वो सब मार्केट वैल्यू है। बट जो 30,000 जो गवर्नमेंट के द्वारा सेट है, जो फिक्स प्राइस है उसका, मतलब जो रियल वैल्यू है वो 30,000 ही होगी, है ना।
तो ये होता है हम लोग का बुक वैल्यू और ये होता है हम लोग का मार्केट वैल्यू। यही चीज़ शेयर्स में भी होता है कि जो शेयर्स की मार्केट में वैल्यू चल रही है, मान लेते हैं कि कोई शेयर है वो 100 रुपये का चल रहा है ना, मार्केट में 100 रुपये का, बट उसकी जो बुक वैल्यू है वो सिर्फ 50 है, तो उसका जो PB रेशियो है वो 2 का हो जाएगा। माना जाता है मार्केट में कि जितना कम PB रेशियो है उतना ज़्यादा बेटर है। अब ऑफ कोर्स सी बात है यार कि अगर मान लेते हैं कि किसी शेयर की प्राइस 50 चल रही है और उसका PB जो बुक वैल्यू है वो भी 50 है, तो मतलब अभी उस शेयर की प्राइस ज़्यादा बड़ी नहीं है, मतलब वो अभी सही वैल्यूएशन पे है। बट वही चीज़ अगर मान लेते हैं कि कोई शेयर की प्राइस 500 रुपये है और उसकी बुक वैल्यू सिर्फ 50 है, तो उसका PB रेशियो 10 का है, मतलब कि वो इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड है कि उसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो 50 है, बट लोग 500 रुपये देने को तैयार हैं। तो वो तो हम लोग को उसमें इन्वेस्ट नहीं करना क्योंकि वो ओवर वैल्यूड कंपनीज हैं। तो ये होता है PB रेशियो। थर्ड होता है हम लोग का डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी क्या होता है? अब डेट का तो मतलब हम लोग को पता होगा कि उधार या फिर लोन जो होता है वो होता है डेट, और इक्विटी मतलब जो शेयर होल्डर का पैसा होता है या फिर जो इक्विटी से पैसा कमाता है। अब डेट टू इक्विटी मतलब होता है कि कितना कंपनी डेट पे रिलाई कर रही है और कितना कंपनी इक्विटी पे रिलाई करती है। ये भी माना जाता है मार्केट में कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो होता है वो जितना कम होता है उतना बेटर है, बट मेरे हिसाब से ऐसा ट्रू नहीं है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये चीज़ वैरी करता है, क्योंकि अब क्या होता है कि यार कोई कंपनी है मान लेते हैं, उसको अपने पे बहुत कॉन्फिडेंस है कि यार हम लोग अगर करेंगे बिजनेस, उधार लेके भी करेंगे तो बहुत अच्छा कर लेंगे, तो वो डेट ज़्यादा लेगी। और अगर कोई कंपनी है जो स्टार्टअप मान लेते कोई है ना, और उसको कोई बैंक उधार देने को तैयार नहीं, तो वो इक्विटी की तरफ जाएंगे, तो उसका डेट टू इक्विटी तो अच्छा हो जाएगा, बट रहेगी वो स्टार्टअप ही, उसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ या फिर फ्यूचर जो उसमें होने वाला है वो हम लोग को नहीं पता। लेकिन यही अगर कोई कॉन्फिडेंट कंपनी, IT की कंपनी है, उसका सॉफ्टवेयर इतना अच्छा है कि उसको पता है कि वो अच्छा ही करेगी और वो अपने इक्विटीज़ देना नहीं चाहती इतना ईजिली, तो वो डेट पे रिलाई करेगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि डेट टू इक्विटी अगर ज़्यादा है तो खराबी है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये वैरी करता रहेगा। बट हाँ, मार्केट में यही माना जाता है कि जितना कम है उतना बेटर है, तो हम लोग अभी के लिए वही मान लेते हैं। अब डेट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसी से हम लोग का आता है फोर्थ रेशियो, करंट रेशियो। अब करंट रेशियो हम लोग को बताता है कि हम लोग अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को कितना अच्छे से पे कर सकते हैं, मतलब जो कंपनी होती है वो कितना अच्छे से, उस पर कितनी कैपेसिटी है कि वो उन कंपनीज को पे कर सके। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो हम मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, उस पर करंट एसेट्स 5 लाख रुपए के हैं और लायबिलिटी उस पर सिर्फ 1 लाख रुपए की है, तो उसका जो करंट रेशियो है वो हो जाएगा 5 का, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है मार्केट में। जितना ज़्यादा करंट एसेट्स होगा उतना ज़्यादा करंट रेशियो होगा। तो मार्केट में माना जाता है, उसका बेंचमार्क होता है कि मतलब 2 या 3 से ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेटर माना जाता है। बट हाँ, ये भी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता रहता है अलग अलग। तो फिफ्थ की बारी, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत सिंपल होता है। अब मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, उसने 5 लाख रुपए का इक्विटी से पैसा उठाया है और उसकी नेट इनकम जो है वो 1 लाख रुपए है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी उसका होगा 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, मतलब परसेंटेज में ही होता है तो इसलिए इंटू 100 करते हैं, तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है। रिटर्न ऑन इक्विटी हम लोग को बताता है कि कंपनी इक्विटी का जो पैसा है उसको कितना अच्छे से यूटिलाइज कर रही है, कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है, जिससे वो इनकम अपनी जनरेट कर रही है। तो जितना ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो यही होता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि ईयर्स के साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन ये सब रेशियोज इनफ नहीं होते फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। कुछ पॉइंट्स और होते हैं जो हम लोग को याद रखना होता है इन्वेस्ट करने से पहले। सबसे पहला है बैलेंस शीट को देखना। बैलेंस शीट, अब आप लोग सोचोगे यार बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, कोई कॉमर्स का बंदा होगा तभी कर पाएगा, बट ऐसा नहीं है। कुछ 3 पॉइंट्स होते हैं जो आप लोग को देखने की ज़रूरत होती है बैलेंस शीट में। सबसे पहला होता है रेवेन्यू। अब वो कंपनी कितना रेवेन्यू कर रही है, साल के साल उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये देखना पड़ेगा ना। तो जितना ज़्यादा रेवेन्यू होगा उतना ज़्यादा उसके लिए बेटर होगा। साल भर साल उसका रेवेन्यू बढ़ते रहना चाहिए, ये देखना ज़रूरी है। सेकंड होता है हम लोग का प्रॉफिट। अब कितना ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट कर रही है, अब रेवेन्यू बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट भी बढ़ रहा है उसका। प्रॉफिट अलग चीज़ होती है रेवेन्यू से। प्रॉफिट सारे टैक्सेस कॉस्ट सब कट के प्रॉफिट आता है, तो प्रॉफिट भी उसका ज़्यादा होना चाहिए। और थर्ड होता है हम लोग का कैश फ्लो। कितना कंपनी
के पास कैश फ्लो है वो हम लोग को देखते रहना चाहिए कि मतलब अगर कंपनी पे कैश ज़्यादा होगा तो वो अपने डेट्स को अच्छे से पे कर पाएगी। मान लेते किसी कंपनी के पास 1 करोड़ का वो कैश फ्लो है और उसके डेट सिर्फ 10 लाख के हैं, तो मतलब उस पर कैपेसिटी है कि वो अपने डेट्स को आराम से पे कर सकती है। और यही चीज़ अगर किसी कंपनी के पास मान लेते हैं सिर्फ 5 लाख का कैश फ्लो है और उसके पास डेट 10 लाख के है, तो वो हम लोग के लिए एक रिस्क फैक्टर हो जाएगा। सेकंड होता है हम लोग का बिजनेस नीड्स। अब मान लेते कोई कंपनी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन लोग का प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी नीड ही नहीं है, मार्केट में उसका वो चाहिए नहीं प्रोडक्ट, तो कोई क्यों खरीदेगा। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे ना जिसका प्रोडक्ट मार्केट में नीड में है। जैसे जियो का सिम है, वो मार्केट में लोगों को चाहिए, उस कॉलिंग के लिए चाहिए और इंटरनेट यूज़ करने के लिए चाहिए, तो वो सिम की ज़रूरत है उस मार्केट में, तो उसके शेयर्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। सेकंड होता है हम लोग का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। अब फ्यूचर में ग्रोथ उस कंपनी की है भी कि नहीं, ये भी देखना ज़रूरी है। अब जैसे अडानी ग्रीन है, टेस्ला है, इन लोग का शेयर क्यों बढ़ता है? क्योंकि उन लोग का जो कंपनी का मॉडल है वो फ्यूचर पे ज़्यादा डिपेंडेंट, मतलब फ्यूचर में उन लोग की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। और थर्ड एंड फाइनल होता है हम लोग का गवर्नमेंट सपोर्ट। ये चीज़ बहुत लोग बताते नहीं है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी कंपनी पे गवर्नमेंट का आशीर्वाद है तो वो कंपनी आगे बहुत बढ़ने के चांसेस हैं। अगर कंपनी पे गवर्नमेंट का आशीर्वाद नहीं है तो मतलब बहुत दिक्कत है। और ये सब सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा होता है कि अगर कंपनी के पास गवर्नमेंट सपोर्ट है तो उस कंपनी के सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस यही था हम लोग का फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम आप लोगों को दिखाएंगे कि लाइव कैसे एनालाइज करते किसी कंपनी को, और जो पॉइंट्स जैसे बताएं ये सब आप लोग कौन सी वेबसाइट पे एंड कैसे इजीली एक्सेस कर सकते हो और कहाँ पे जाके आप लोग इजीली फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं स्टॉक्स इन सब वेबसाइट्स पे। बेसिकली फ्री वेबसाइट हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि यार पेड हम लोग क्यों करें, फालतू में अगर फ्री में रिसोर्स मिल रहे हैं हम लोग पेड क्यों यूज़ करें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते कौन कौन सी वेबसाइट है। हम 2 वेबसाइट यूज़ करेंगे, सबसे पहला होगा टिकरटेप और दूसरी होगी investing.com। दोनों फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनमें से आप लोग को सबकी सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम लोग NTPC का स्टॉक लेते हैं और उसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग ने जो पढ़ा था, ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग को देखने की वैल्यूएशन उस कंपनी की कितनी है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू से वो ज़्यादा है कि कम है। तो NTPC का शेयर है तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। वैल्यूएशन इसमें लिखा हुआ है हाई है, मतलब जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए उससे वो हाई है। अगर हम लोग को कभी कभी लगता है कि मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग को जाननी है तो हम लोग सीधा आके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू NTPC। अब ये देखिए, एक चीज़ नोटिस करने की बात होती है कि हर वेबसाइट पे इंट्रिंसिक वैल्यू अलग अलग हो सकती है, क्योंकि लोग वैल्यू निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं। तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत सारे वेबसाइट्स की अलग अलग होती है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग को 156 दिख रहा है, मतलब कि ओवर वैल्यूड कंपनी है। और जैसे यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है 314 रुपीज़, यहाँ पे 358, ऐसे हम लोग को बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस दिखती है ना। तो मतलब अलग अलग जगह पे हम लोग अलग अलग दिख सकती हैं, बट बेसिकली हम इसको मानते हैं कि यहाँ पे वैल्यूएशन हाई है, तो ये एक मेरे स्टेप बैक हो सकता है कि अगर वैल्यूएशन हाई है तो इसमें हम लोग शायद से इन्वेस्ट ना करें अभी, क्योंकि इतना ऊपर चल ही रहा है तो क्यों इन्वेस्ट करना। 5 रेशियो हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। सबसे पहला रेशियो हम लोग का क्या था, पी रेशियो। तो पी रेशियो एक बार देख लेंगे, यहाँ पे हम लोग को सारा पी रेशियो दिख जाएगा, मतलब कि इंडस्ट्री में क्या पी रेशियो चल रहा है और जो उस कंपनी का पी रेशियो या फिर जितने भी रेशियोज हैं वो सब हम लोग को यहाँ पे दिख जाएंगे investing.com पे। तो सबसे पहला पी रेशियो हम लोग देखेंगे तो 15.9 है और इसका इंडस्ट्री में 43.6 है। तो पी रेशियो जितना कम होता है, हम लोगों ने क्या देखा था, पी रेशियो जितना कम होगा उतना बेटर होगा, और 18 से 22 से कम होता है तो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये पी रेशियो तो अच्छा है। फिर होता है पीवी रेशियो, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। पीवी रेशियो देखें तो 1.99 चल रहा है और इंडस्ट्री का 9.05, मतलब पीवी रेशियो इसका जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब बुक वैल्यू जो है उसकी उससे ज़्यादा ऊपर नहीं है। ठीक है, देन हम लोग का थर्ड क्या था, डेट टू इक्विटी रेशियो, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, मतलब कोई प्रमोशन नहीं है और ये सब फ्री में हम लोग दिख जाएगा। देख, हाँ, टोटल डेट टू इक्विटी ये है यहाँ पे 144%, और डेट टू इक्विटी भी हम लोगों ने देखा था कि जितना कम होगा उतना ज़्यादा बेटर होता है। ऑल्दो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री अलग अलग वैरी करता है, बट जितना कम होता है उतना ज़्यादा बेटर होता है।
तो इसमें 144% है NTPC है ना ये, हाँ NTPC का, और इंडस्ट्री के हिसाब से 238 है, मतलब इसमें भी अच्छा है ये वाला। तो ये सब चीज़ हम लोग को यहाँ पे क्लियरली दिख जाएंगी। इतनी सारी चीज़ें जो दिख रही हैं वो सब देखने की ज़रूरत नहीं है, जो जो मेन चीज़ देखने का है वो हम आपको बता दे रहे हैं। फिर होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख लेंगे हम लोग। TTM मतलब होता है कि जो 12 कंजिक्यूटिव ईयर्स, मतलब कंजिक्यूटिव मंथ्स, मतलब एक साल का जो होता है वो TTM होता है। और उसके नीचे आपको लिखा 5Y है, मतलब 5 साल का जो है वो होता है 5Y है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, एक साल का भी होता है, एक साल होता है कि रिसेंट को देख के होता है, और 5 साल मतलब कि 5 साल का पूरा हिस्टोरिक डेटा को देख के। और 5 साल में तो कोरोना भी आया था, तो वो चीज़ अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो उसमें तो अलग वैल्यूज हो जाती हैं। तो हम मेनली प्रेफर करते हैं कि एक साल का हम वो देखें, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि कंपनी का जो अभी के हिसाब से ज़्यादा ग्रोथ कौन दिखाएगा कि फ्यूचर इस कौन ज़्यादा रिलेट करेगा, वो होगा हम लोग का एक साल वाला जो होता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 12.96 है, बट जो कम इंडस्ट्री का है वो 19.37 है। तो ये हम लोग के लिए स्टेप बैक है, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेटर है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी में तो ये है नहीं, तो एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे और एक रिटर्न ऑन इक्विटी पे, ये दोनों पे अभी तक ये हम लोग का क्रॉस है, बट और बाकी चीज़ों में, बाकी रेशियोज में अभी तक ये अच्छा चल रहा है। उसके बाद हम लोग को क्या देखना था, करंट रेशियो। करंट रेशियो भी यहाँ पे करंट रेशियो दिया हुआ है। इस कंपनी का 0.89 है और इंडस्ट्री के हिसाब से 0.91। अब करंट रेशियो मतलब होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब करंट एसेट्स अगर इस कंपनी के कम होंगे तब करंट रेशियो भी मतलब कम होगा। तो ये मेरे लिए एक स्टेप बैक है कि हम इस कंपनी पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि करंट रेशियो इंपॉर्टेंट होता है कि आपके जो डेट्स हैं, कंपनी के जो डेट्स हैं, वो सब वो उतना पे कर पाएगी भी कि नहीं। अब ये तो हम लोग ने देख लिया रेशियो का, वो हम लोग देखते हैं जो हम लोग ने बाकी 5 चीज़ें देखी थी। तो ये तो हो गया रेशियो का। अब हम लोग देखते हैं जो बाकी चीज़ें हम लोग ने पढ़ी थी वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला होगा कैश फ्लो। कैश फ्लो को हम लोग को अगर देखना है तो यहाँ पे हम लोग को दिख जाएगा एक साल का 53.96। अब इसमें हमको नहीं पता कि मतलब ये कैश फ्लो किस हिसाब से दिखा रहा है, बट 53.96 यहाँ दिया हुआ है मतलब, और इंडस्ट्री का 42.67 है, मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से कैश फ्लो इसका अच्छा है। बट हाँ, अब उसमें उसका कितना मतलब डेट्स हैं वो भी हम लोग को जानना ज़रूरी है। अब आगे वाले मतलब बैलेंस शीट्स और वो सब बाकी डेटा को देखने के लिए हम लोग आ जाएंगे टिकर टेप पे। तो टिकर टेप पे आ जाएंगे, इसमें भी पीवी और पी रेशियो देता है, बट हम वो प्रेफर ज़्यादा नहीं करते यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड चीज़ें होती हैं। बट इसका एक चीज़ अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ इसमें हम लोग को जो बैलेंस शीट का होता है मतलब रेवेन्यू, नेट इनकम, वो सब अच्छे से दिख जाती है बिना किसी दिक्कत के। अब हम लोग टिकर टेप में देखेंगे कि इसमें रेवेन्यू का क्या चेंजेस होते हैं। 21 में एक 18 था, फिर एक 37 हुआ, फिर एक 78 हुआ, 180 हुआ, मतलब ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, बट हाँ ये जितना ही बढ़ रहा है उतना सही है, मतलब ग्रोथ है इसमें, इतना दिख रहा है। फिर उसके बाद नेट इनकम एक बार देखते हैं। 2021 तो कोरोना वाला ईयर था तो उसको ज़्यादा नहीं, लेकिन ग्रोथ अगर देखें तो नेट इनकम भी 2021 से 22 में गए तो बढ़ा, 22 से 23 में गए तो भी बढ़ा, लेकिन जब 23 से मतलब 24, मतलब जो ईयर ऑन था, मतलब एक साल का TTM, मतलब एक जो रिसेंट के 12 मंथ्स थे उसका देखें तो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छे से बढ़ा। बीच में जब 22 से 23 आया तो उसमें नेट इनकम नहीं बढ़ी, ऑल्दो हम लोग का रेवेन्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा, मतलब कितने से 40,000 से बढ़ गया, बट इनकम जो थी हम लोग की वो उतनी नहीं बढ़ी। मतलब वही है कि कॉस्ट ज़्यादा कंपनी को लग रहा है, तो ये एक मेरे लिए स्टेप बैक हो सकता है कि इनकम के मामले में वो उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही है। तो अब हम लोग ने देख लिया कि इनकम के मामले में कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है ना, मतलब थ्रू आउट द ईयर्स वो कैसा परफॉर्म कर रही है। तो इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट भी देख लेंगे। हम लोग को बैलेंस शीट में सब चीज़ नहीं देखना होता, हम लोग को वो सब चीज़ देखनी है जो मेन चीज़ होती है, जिससे देख के हम लोग सिंपल समझ सकते हैं कि यार कंपनी कैसे परफॉर्म करने वाली है। अब जैसे हम लोग टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ को देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो लोग ज़्यादा चेंज हुए ओवर द ईयर्स। तो 398 यहाँ पे है, फिर 415 है, मतलब बढ़ा ज़्यादा, फिर 445 हो गया। लेकिन लाइबिलिटीज़ अगर हम लोग देखें तो 268 है, वो 10,000 बढ़ा, तो यहाँ पे 276 हो गया, फिर वो 20,000 बढ़ा, 294, मतलब लाइबिलिटीज़ भी बढ़ रही है,
बट एसेट्स से अगर कंपेयर करें तो लाइबिलिटी बहुत कम है। तो इसमें हम लोग को एक और चीज़ देखना होता है कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ कितना होता है, क्योंकि वो हम लोग को बताते हैं कि जो उधार होता है या फिर जो लोन्स होते हैं उन लोग को पे करने की कैपेसिटी या फिर कैपेबिलिटी कितनी कंपनी की। तो अगर हम लोग इसमें देखें करंट एसेट्स, तो 56,000 क्या करंट एसेट्स थे 2021 में, फिर 22 में 58 हो गए, फिर 23 में 10,000 से वो बढ़ गए, मतलब 68 पहुंच गए। बट करंट लाइबिलिटीज से देखें तो वो 21 में बहुत ज़्यादा थे, मतलब करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो वो 70,000 थे और करंट एसेट्स थे 56,000, मतलब पहले से ही करंट लाइबिलिटीज ज़्यादा ही हैं। तो ये हम लोग के लिए एक बैक स्टेप हो सकता है। फिर उसके बाद अगर ये देखें 2022 में, तो इसमें आ जाता है 76,000, मतलब करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। फिर उसके बाद सीधा 84 हो गया, मतलब 23 में एंड में 68,000 करंट एसेट्स थे और 84,000 हम लोग के करंट लाइबिलिटीज़ थे। मतलब ये हम लोग के लिए एक बैक वो हो सकता है कि हम लोग इसमें इन्वेस्ट करने से थोड़ा रुकें। बट ये था कि इसका कैश फ्लो जो था वो हम लोग ने देखा था और वो कैश फ्लो इसका अच्छा था, मतलब कि जो लाइबिलिटीज़ हैं वो पे करने की इसकी जो कैपेसिटी है वो अच्छी हो सकती है, कि जो लाइबिलिटीज़ हैं वो उसको बैलेंस आउट कर सकता है। तो बस यही था हम लोग के लिए आज के लिए कि फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स कैसे होता है, कैसे मतलब आप लोग उसको सिंप्लीफाई करके आप लोग सिंपली कुछ पॉइंट्स को बस देख के आप लोग देख सकते हो कि वो स्टॉक्स का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या होगा। एनटीपीसी की बात करें तो ये कोई स्टॉक्स का रिकमेंडेशन या फिर बाइंग के लिए कोई टिप या फिर सेलिंग के लिए कोई टिप्स नहीं है। ये सिंपल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो था जिसमें हम लोग ने बताया कि मतलब एनटीपीसी को आप लोग कैसे एनालाइज कर सकते हो। अब मेरे हिसाब से एनटीपीसी को अगर देखें तो इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं आगे जाके, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड में काम कर रहा है जिसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, मतलब फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट ये है कि इसका कुछ चीज़ें हैं, जैसे इसमें जो वैल्यूएशन अभी चल रहा है, अभी का जो प्राइस है उस पर हम बाय करना नहीं चाहेंगे। जैसे 314 है, उस पर हमको बाय करना कंफर्टेबल नहीं हूँ, बिकॉज ये अभी ओवर वैल्यूड चल रहा है। बट हाँ, ये सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अब आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, जैसे इस कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसका बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं, इसके पास कैश फ्लो जो है वो सब अच्छा है, इसके रेशियोज अच्छे हैं, तो ये सब चीज़ें इसकी अच्छी हैं। बट अभी इसका जो वैल्यूएशन है वो हमको उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही आप लोग अपने आप से बेस्ट स्टॉक्स एनालाइज करके निकाल सकते हो, और दूसरों की टिप्स को छोड़ के, जो कि मतलब वो लोग जो भी बताते हैं उन लोग को क्या, आप लोगों को क्या पता कि वो लोग कैसे एनालाइज कर रहे हैं। वो लोग एनालाइज करते तो, और अगर उन लोग को प्रॉफिट बनाने आता हो तो लोग खुद ही प्रॉफिट बनाएंगे ना, आप लोगों को क्या बताएंगे। तो यही बात है, हम लोग को खुद से एनालाइज करना है और खुद से हम लोग को देखना है कि कौन सा हम लोग के लिए बेस्ट स्टॉक्स हैं। बस आज के लिए इतना ही। होप यू गाइज लाइक द वीडियो, एंड एक लाइक ज़रूर कर देना यार, उससे मोटिवेशन बहुत आता है। बस तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ कि वो लोग भी किसी टिप्स एंड ट्रिक्स पे ना बहकें और अपने आप से एनालाइज करके आप लोग आपसे बेस्ट स्टॉक्स आप लोग निकाल सकते हो। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।